अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। जो पाकिस्तान में जो मौजूदा मुआशी निज़ाम के क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कि अ, उनकी क्या वजूहत हैं और उनका क्या सलूशन हो सकता है। जो वजूहत होंगी इस चीज़ से सलूशन निकल आएगा कि अगर उन वजूहत को ख़त्म किया जाए तो वही उसका सलूशन होगा। एक तो वकालत का बताता है इसका सलूशन। वो वकालत का कहता है कि मेरे हाथ में सब कुछ दे दें, मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग करके मुल्क का सारा कर्जा भी ख़त्म कर दूंगा और इकानमी बहाल कर दूंगा, इकानमी का सारा सिस्टम वो बेहतर कर दूंगा। तो वो एक सलूशन देता है। वो मतलब फुल चैलेंज करता है और कहता है कि मुझे एक बार निज़ाम दे दें, बस जो मुल्क का ख़जाना है वो मैं क्रिप्टो में लगा के, तो उसमें से जो आमदन होगी वो उससे कर्जे भी अदा होंगे और मुल्क के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी होगी। खजाना फिर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जैसे डबल शाह होता है, पैसे उसको दिए जाते हैं वो डबल कर देता है। तो वो कर्ज का एक सोल्यूशन ये देता है, वो कहता है कि पैसे दिए जाए मैं डबल कर दूंगा। तो पता नहीं उसके पास सही है सोल्यूशन है या क्या चक्कर है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बारे में। वो कहता है कि मुझे दें और मैं ये मसला हल कर दूंगा। लेकिन मुझे उसकी नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने उसको देखा है वो दूसरों को सिखाता भी है कि ट्रेडिंग जो है ना, वो कहता है कि आए ट्रेडिंग करें, आप ट्रेडिंग करेंगे इससे आप अर्निंग करेंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। अगर मैं मुल्क में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, डॉलर का रेट भी कम होगा, तो महंगाई भी कम होगी, इस तरह मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। तो वो कहता है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ तो आप इससे अर्निंग करें। तो वो अर्निंग के तरीके बताता है, लेकिन वो बता रहा है तो मैंने उसका ग्रुप देखा था। एक उसने फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ था। मैं कुछ अरसा पहले मैंने देखा था, शायद साल हो गया। तो वो 300 रुपया उसकी ज्वाइनिंग फीस थी। उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 300 रुपया उसकी फीस है, एंट्री फीस। तो मैंने देखा कि वो 300 लेके हर लड़के को सिखा रहा है, मतलब जो भी सीखता है उससे उससे 300 लेके वो उसको सिखा रहा है। तो साफ चीज ये नजर आ रही है कि वो तो अर्निंग इससे कर रहा है, 300 जो ले रहा है उसकी अर्निंग इससे हो रही है। जितनी अर्निंग वो बताता है ना कि इतनी अच्छी अर्निंग इसमें है, अगर उतनी अर्निंग होती तो वो मुल्क के लिए अकेला ही कुछ कर सकता था। वो वहां से कमा के मुल्क को दे भी सकता था, मुल्क के खजाने में भी डलवा सकता था जितनी वो बताता है। वो मुल्क के खजाने में भी डलवा सकता था, वो कर्जे भी उतरवा सकता था। तो लेकिन वो कहता है कि मुझे अगर सारा मतलब दिया जाए, जो बजट है उसको मैं यूज करके फिर इन्वेस्ट करके फिर अर्निंग करूंगा, फिर वो जो है ना वो मुल्क के काम आएगी। मतलब वो कहता है मुझे ज्यादा रकम चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर वो चीजें डबल कर लेता है, मतलब पैसे डबल कर लेता है, जैसे वो डबल शाह होता है डबल करने वाला। तो इस तरह अगर वो डबल कर लेता है पैसे, तो फिर तो वो 10 रुपये से भी डबल करने लगे ना, 10 से 20 किए जाएं, 20 से 40, तो कुछ दिनों में ही 50 या 100 दिनों में वो आपको गारंटी देता हूँ कि इतने पैसे हो जाएंगे, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और वो जो है सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। सिर्फ डबल करता जाए, 10 20 20 से 40, इसको डबल करके देख लें आप, 50 दिन डबल करते रहें या 100 दिन की, मतलब इतने ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, इतने डबल करके देख लें आप, तो ये बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। तो जैसे वो कहता है कि इतनी ज्यादा इनकम होती है, तो फिर तो वो कहीं का कहीं अमीर हो जाता, मतलब वो एलोन मस्क से भी ऊपर चला जाता। लेकिन वो अभी उधर फिर रहा है, 300 रुपया लेके वो अपने ग्रुप में सिखाता है लोगों को कि इस तरह ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, ये तो उसकी हवाई बातें हैं ना, जो वो बताता है कि ट्रेडिंग इस तरह करके बहुत अर्निंग होती है। लेकिन मैंने जो देखा लोगों को, लोग बहुत सारे अपने पैसे ना जाया कर बैठते हैं। मैंने एक बंदे को देखा था, उसने 5 लाख लगाया था, वो 3 4 लाख जो है ना जाया कर बैठा था, बाकी कुछ बचे हुए थे। वो कहता था कि अब मुझे सिर्फ वापस मिल जाएं जो पैसे मेरे जाया हुए हैं, वो वापस मिल जाएं तो मैं ये छोड़ दूंगा। लेकिन वो लगा हुआ था, मुझे उम्मीद है कि उसने वो भी उड़ा दिए होंगे उसी में। तो अक्सर बंदे, ज्यादातर बंदे जो हैं वो अपना पैसा जाया कर रहे हैं। तो जो जाया कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो मुल्क से बाहर जा रहा है। वो जाहिर है क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो बाहर के मुल्क जनरेट करते हैं, वहाँ के मुल्क बनाते हैं, तो उधर से परचेज किए जाते हैं, सारा पैसा उधर ही जाता है, तो मुल्क का पैसा वो बाहर जाता है।
तो ये अपने तौर पे एक सोल्यूशन बताता है कि कहता है कि ट्रेडिंग से जो है ना मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, लेकिन हकीकत में पैसा बाहर जा रहा है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। इसको शायद कुछ ना कुछ तरीका है, ये थोड़ी बहुत बचत कर लेता होगा, वो लोगों को सिखाता भी है। लेकिन जिनको नहीं तरीका, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं और मुल्क का पैसा वो बाहर जाता है। इसलिए हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई है इसके ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, ये जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है। तो उसका तो जो सोल्यूशन है वो तो बिल्कुल फेल सा है। उसकी जगह अगर मैं बताता, मैं कहता कि अगर एक आईटी इंडस्ट्री लगाई जाए, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए जाएं और ऐप्स, मोबाइल ऐप्स डेवलप किए जाएं या वेबसाइट्स डेवलप किए जाएं और बाहर के क्लाइंट्स जो हैं उनको चीज़ें बना के दी जाएं। प्राइवेट लोग काम करते हैं, मतलब अपने तौर पे लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज बनाई हैं लोगों ने, तो वो जो है बाहर के क्लाइंट्स को चीज़ें बना के देते हैं, तो बाहर से पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता है। मतलब जितने प्रोडक्ट्स बना के देते हैं उसकी जो अर्निंग होती है वो पाकिस्तान में आ रही है, वो मतलब इकॉनमी बेहतर हो रही है। यही चीज़ अगर मजमूई सतह पे की जाए, मतलब गवर्नमेंट इसको खुद करे और वो एक इंडस्ट्रीज लगाए, इस तरह की आईटी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, तो वो सारा पैसा बाहर से आएगा, खुद ब खुद इकॉनमी बेहतर हो सकती है। मतलब ये एक काफ़ी वैलिड जो है ना वो सोल्यूशन है। वो जो बता रहा है वो तो उसको गवर्नमेंट खुद इलीगल करती है, लेकिन ये एक वैलिड सोल्यूशन है। फिर भी इस पे भी लोग अमल नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट इस पे भी अमल नहीं करती, हालांकि ये खुद हर किसी का तस्लीम किया हुआ एक सोल्यूशन है। उसके अलावा जो वजह है, वो वजह ये है कि जो अमीर लोग हैं ना, उनकी जो इनकम है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। जो उनकी इनकम होती है ना, ना उससे वो टैक्स देते हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम है, वो टैक्स नहीं देते। गरीब लोगों से टैक्स ले लिया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ही आम से होती हैं, मतलब उनकी थोड़ी सी कमाई होती है और उन्होंने सौदा सल्फ लेना होता है, बस जो चीज़ें लेनी है। हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, वो जनरल सेल टैक्स जो है वो हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो गरीब बंदे से टैक्स तो लाजमी ले लिया जाता है। लेकिन जो अमीर बंदे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इनकम होती है, उनका तो मतलब क्योंकि वो शुमार करवाते ही नहीं, वो पैसा अक्सर अपना जो इनकम होती है वो बाहर निकाल लेते हैं, मतलब मुल्क से कमाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। वो मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के बजाय और ख़राब किया जाता है, मतलब पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, मुल्क में आ नहीं रहा। तो एक ये जो चीज़ है इसको कंट्रोल किया जाए। और जो पेट्रोल और डीजल वगैरह हैं, इनकी जो कीमतें बढ़ती हैं ना, इससे गरीब को इतना नुकसान नहीं होता। ऐसे मतलब आवाम कहने लग जाती है बड़ी महंगाई कर दी है, असल में नुकसान होता है अमीर को। गरीब ऐसे ही वो साथ शोर मचाने लग जाते हैं, हालांकि गरीब ने ना इतना कोई पेट्रोल इस्तेमाल करना, ना डीजल इस्तेमाल करना है। वो वैसे कहने लग जाता है कि इसकी ना महंगाई बढ़ गई है और वो जीना मुश्किल हो गया। यहाँ तक होता है, मतलब किसी गरीब के पास कोई बाइक है तो वो उसने कभी कभार चलानी होती है, इतना ज्यादा उसको मसला नहीं होता। जो अमीर है ना, उनका बहुत ज्यादा ये यूज होता है पेट्रोल और डीजल का। तो इनकी जो है ना, इनके ऊपर सब्सिडीज नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब जो इनकी प्राइस आ रही है उससे कम करके हुकूमत अपने खाते से मतलब पैसे दे के अपने खजाने से, तो वो सब्सिडी लगा के वो सस्ता करके देती है ना, वो सारा अमीरों का फायदा होता है। गरीबों का उसमें इतना फायदा नहीं है, क्योंकि गरीब का इतना यूज नहीं है। तो जो इस तरह की चीज है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह, इन पे सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। और जो अमीरों की इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स लगाना है, वो टैक्स के बारे में उलमा तो कहते हैं ना कि टैक्स की जगह ज़कात को लेके आया जाए। तो वो बिल्कुल सही बात है, ज़कात को लेके आना चाहिए। लेकिन अगर ज़कात नहीं लेके आते तो टैक्स भी लगा रहे हैं, तो वो एक सही जगह पे लगना चाहिए। गरीबों पे जो लगा हुआ है उससे हुकूमत को भी इतना फायदा नहीं है। मतलब गरीब जो टैक्स देते हैं वो कितना हो जाएगा, उससे जो है इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं हो सकती। जो अमीरों की इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो फिर जाके फायदा होगा। तो गरीबों की जो मतलब ये जीएसटी वगैरह ना, ये इतना आम चीज़ों पे, मतलब जो घर के राशन की चीज़ें हैं इनके ऊपर लगाया जा रहा है, ये सारे गरीब के काम की चीज़ें हैं। मतलब गरीब ने ये खरीदनी है। अमीरों का जो है वो तो इनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है, इतने ज़्यादा जो पैसे हैं उन पे जो टैक्स लगेगा फिर जाके उनको फ़र्क पड़ेगा। इससे जीएसटी से उनको फ़र्क नहीं पड़ना अमीरों को। तो जो ज़कात का निज़ाम है, अगर वो भी लगाया जाए, वो इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो अमीरों की ये है कि पहले अमीरों की इनकम को काउंट में लेके आए, कि मतलब अमीर की जितनी इनकम होती है ना वो एक काउंट में आ जाए। पहले तो वो काउंट में नहीं आती, वो पता नहीं चलता कितनी इनकम कर रहे हैं, कहाँ लेके जाते हैं, क्या कर रहे हैं। जो एक जॉब करने वाला बंदा ना, उसकी सैलरी भी काउंट में आ जाती है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि फलां कंपनी से इसको सैलरी मिली है, इतनी सैलरी मिली है। वो सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं। लेकिन जो अमीर बंदों की आमदन है उसका तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कितनी कितनी हो रही है।
तो इस तरह से जो गरीब बंदों पे भी टैक्स लगता है, जॉब वाले बंदों पे भी, वो भी सामने शो हो जाती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो बड़ी बड़ी पार्टियां ना, उनका नहीं पता चलता। तो सबसे पहले इसको काउंट में लेके आए कि अमीरों की जो है ना वो इनकम कितने हैं, फिर इसके ऊपर ज़कात का निज़ाम लगे, वो सबसे बेस्ट है। उससे ये है कि सूद का निज़ाम भी ख़त्म किया जाए। सूद का निज़ाम ख़त्म होगा तो वो जो एक लानत है सूद की, उस लानत से बचेगा वो मुल्क में। मतलब इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो वो बरकत होगी, लेकिन वैसे भी वो गरीब का ना उसमें इस्तेहसाल होगा कोई। और जो ज़कात है वो तो जाहिर है कि वो लगेगी उन लोगों पे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास जो मालदार हैं, तो उनके ऊपर ही लगेगी ना। तो गरीब का नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि गरीब के पास इतनी इनकम उसकी है नहीं, उसका माल भी इतना नहीं है, तो उसके ऊपर फिर नहीं लगेगा, उसके ऊपर ज़कात होगी नहीं। तो ज़कात का निज़ाम इसलिए बहुत बेस्ट है दूसरे निज़ाम से, ये जो टैक्स वाला है। इसके अलावा जो है ना, इंडस्ट्रीज को अपने मुल्क में लगाया जाए। एक मसला ये है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है ना वो बाहर की, मतलब प्रोडक्ट्स ही बाहर के इस्तेमाल की जाती हैं। मोबाइल्स जो हैं, मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम बनाए जाते हैं। ये इमरान खान के दौर में जब ऐसे हुआ था कि टैक्स लग गया था ना, कि पाकिस्तान जितने भी मोबाइल्स आते थे उनकी प्राइस से भी ज़्यादा डबल टैक्स उनके ऊपर लगने लगा था। फिर ऐसे हुआ था कि लोग इंडस्ट्रीज इधर बनाने लग गए थे, वो मोबाइल की जो कंपनियां ना वो इधर ही लगाने लग गए थे, ताकि इधर बना के इधर सेल कर दें। जब बाहर से आता है तो इतना ज़्यादा टैक्स लगता है। तो अगर इसी तरह की चीज़ की जाएगा, ताकि बाहर से जब वो आए वो टैक्स लगे, तो वो डर के खुद ही इधर इंडस्ट्री बनाएं और इधर ही चीज़ बने, तो फिर उसके बाद इधर ही सेल होगी। फिर उसमें पता क्या होगा, उसमें जो कंपनी बनी है, जो एक इंडस्ट्री है, उसमें जितने लोग काम करेंगे वो भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मजदूर हैं, उनको जो है वो जॉब मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग से बचत होती है, मतलब एक चीज़ को बनाया जाता है ना, मोबाइल बनाया, स्पेयर पार्ट्स उसके मिला के बनाया है, उसके बाद जो बचत होती है कंपनी को, वो भी पाकिस्तान की कंपनी को होगी, पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो तो बाहर वाली कंपनियों को ही बचत हो रही है। और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसकी ना ज़राअत को इस्तेमाल किया जाए। इसके ये काफ़ी सारे ना पाकिस्तान में ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है फालतू, कई जगह पे जंगल, मतलब जंगल भी इस तरह के हैं जहाँ पे दरख्त भी नहीं है अब। दरख्त मतलब कई किसी अरसे से वो सूख चुके हैं या लोगों ने काट लिए हैं। कई ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। बहुत कम जंगल ऐसे हैं जो कि अभी भी मतलब सही लगता है कि जंगल है, मतलब उधर दरख्त मौजूद है। बाकी बहुत सारी ज़मीनें ऐसे पड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान का इतना एरिया है उधर ऐसे फ्री पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन चूंकि उसको कोई भी अहमियत नहीं देता, कोई भी पार्टी आती है हुकूमत में आती है, वो उसको अहमियत नहीं देते। बलूचिस्तान एक बिल्कुल साइड पे है। पीपी वालों ने सिंध को जो है वो कवर किया हुआ है, और पीटीआई वालों ने इसको, केपीके को, और नून लीग वाले हमेशा से इसको, पंजाब को इन्होंने संभाला हुआ था। लेकिन बलूचिस्तान को कभी किसी ने वो किया नहीं, उसको वैल्यू ही नहीं दी। अगर वहां पे जो जमीन पड़ी हुई है उसको आबाद किया जाए और उसको इस्तेमाल करके वहां से ज़राअत के जरिए और पैदावार ली जाए और उसको यूज किया जाए, मतलब वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फिर अपनी इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। तो जो इतने सारे कर्जे हैं ना, वो तो पहले मैं बता चुका हूँ कि इनका कोई हल नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पास कोई हल नहीं है। सब ऐसे दावे करते हैं, लेकिन जो इतने कर्जे हैं उनका सूद है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो वो किसी के पास भी कोई सही हल नहीं है। तो लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान के अपने वसाइल को यूज़ किया जाए, इसके अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए, इतनी अच्छी ज़राअत है उसको सही तरह यूटिलाइज किया जाए, मतलब जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं वो कुछ गरीब लोगों को उन पे ऊपर काम करने पे लगा दिया जाए, उनको मतलब दिहाड़ी देना शुरू कर दें, उनकी उजरत दे दें, जो उससे आमदन हो वो खजाने में डाल लें। बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो वो उन लोगों को काम भी दे सकते हैं जो लोग फ्री हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उन लोगों को काम पे भी लगा सकते हैं जिन लोगों के पास काम नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको काम पे लगाएं। सारी ज़मीन को आबाद किया जाए, मतलब जहां जहां पे अपने रिसोर्सेज ऐसे ज़ाया जा रहे हैं ना उसको यूज़ किया जाए। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको काम पे लगाया जाए। एक तो रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं, उनको यूज़ नहीं सही तरह कर रहे हैं, और दूसरा आवाम को बेरोजगार रखा हुआ है। मतलब सोल्यूशन सारे मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ना ही अवाम को रोजगार दिया जा रहा है, ना ही उन वसाइल को इस्तेमाल करके मुल्क के लिए कोई बेहतरी की जा रही है। सियासी जमातों ने इस तरह किया हुआ है, बस वो इक़्तिदार में आते हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ के इक़्तिदार में आते हैं,
लड़ते झगड़ते सारे अपना इक़्तिदार जितना उसका टाइम होता है वो ड्यूरेशन गुजार जाते हैं। फिर उसके बाद एंड पे जाते हुए भी मुल्क का नुकसान करके जाते हैं ताकि दूसरी पार्टी के लिए नुकसान हो। जब वो इक़्तिदार में आए तो उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। तो मुल्क को इस तरह वो एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे से मतलब जो नफरत है एक दूसरे से, उसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचाते जाते हैं। ये नहीं कि कोई डेवलपमेंट की तरफ कोई भी चीज़ अच्छी करने की तरफ सोच जाती नहीं है। सोच जाए भी कैसे, क्योंकि एक जो नफरत भरी हुई है ना अपने अंदर, उससे टाइम मिले तो फिर है ना, ये जो नफरत होती है ना ये ऐसी चीज होती है कि बंदे को फिर उस नफरत को पूरा करने के अलावा ना कोई और चीज सोचने नहीं देती। तो इनका तो इंतकाम ही एक दूसरे से खत्म नहीं होता, एक पार्टी दूसरे को इतना जलील करती है अपनी, जब उसके हुकूमत होती है ना, तो फिर दूसरे के अंदर वो इतनी नफरत भर जाती है, जब वो आता है वो उनको उससे ज्यादा जलील करता है। तो इनके ये मसाइल चलते रहते हैं। तो अभी ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा हो कि ऐसा हुक्मरान कोई आ जाए कि जो नफरत ना रखता हो दूसरों से, मतलब दूसरी पार्टियों के बारे में सोचे ही ना, इक़्तिदार में आया है, मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करे, जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज करे, वसाइल को इस्तेमाल करके बस कोशिश करे कि मुल्क को बेहतर करना है। और जब वसाइल को इस्तेमाल करेगा, आमदन बढ़ती जाएगी, उससे फिर थोड़े थोड़े कर्जे उतारता जाएगा, नए कर्जे ना ले, जो पुराने कर्जे हैं उनको उतारता जाए। तो इस तरह से करके मसला हल हो सकता है, मतलब जब मुल्क के लिए सोचा जाएगा, जब सारे लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म करके, मतलब सोचा ही ना जाए कि किन से लड़ाई है। बस अपने जो 5 साल होते हैं ना जिस पार्टी को मिले हैं, जिस वजीर आजम को मिले हैं, वो अपने 5 साल हलाल करके लगा देना कि बस मैंने मुल्क को बेहतर करना है, अगले 5 साल बेशक मुझे हुकूमत मिले या ना मिले, बस वो 5 साल अच्छे से लगा दे। तो मैं कहता हूँ कि वो 5 साल लगा दे तो उसको बाद में हुकूमत भी मिलेगी और मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। बस ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।